स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, एक ऐसा समय था जब भारत पर विदेशों का राज चल रहा था। चाहे वो अंग्रेजों या दूसरी पावर्स हो, उन्होंने इंडिया में इन्वेजन करके यहां पर अपना राज स्थापित किया और हमें अपना गुलाम बनाया। लेकिन रिसेंटली एक रिवर्स ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे इंडियन ओरिजिन के लोग दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में, राज्यों में और देशों में अलग अलग डोमेन्स में लीडरशिप रोल ले रहे हैं। चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या फिर पॉलिटिक्स, इंडियंस का एक नया राइज देखने को मिल रहा है। तो यहां पर एक सवाल बनता है कि क्या हमें खुश होना चाहिए या फिर ये एक कॉज ऑफ कंसर्न की तरह हमें देखना चाहिए। तो ऐसा ही आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक डिस्कशन करेंगे, जहां पर पर्टिकुलरली वी विल फोकस ऑन ऋषि सुनाक्स बिग स्टेटमेंट, जो कि डील करती है इंडिया और यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप मेरे साथ कनेक्टेड नहीं है तो टेलीग्राम पर मेरे साथ जरूर कनेक्ट हो। ये मेरा पर्सनल हैंडल है @हेलूचंदन। दिस इज माय चैनल, जहां पर टाइम टू टाइम आपके यूपीएससी आईएएस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मैं इंपॉर्टेंट कंटेंट, पीडीएफ और स्ट्रैटेजी मैसेजेस शेयर करता रहता हूं, वीडियोस भी शेयर करता रहता हूं। एंड इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जुड़ने के लिए यहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, hello.chandan sharma। दीज आर द QR कोड्स, इनको स्कैन करेंगे तो आप सीधा मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के पूरी डिस्कशन का जो मुद्दा है वो मुद्दा है ऋषि सुनाक ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बेसिकली कहा है कि जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम फाइनल कंक्लूड करेंगे तो वो चीज पूरे यूके को बेनिफिट देना चाहिए उसका। ऐसा नहीं कि यूके के बेनिफिट में वो है नहीं, बट फिर भी इंडिया के साथ हमने उसको साइन कर लिया, जो कि जाहिर सी बात है। ऑब्वियसली वो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं है। भले ही इज ब्राउन इन कलर, बट ही इज इंग्लिश इन टेस्ट एंड स्टाइल। कहीं ना कहीं जो पुराने समय पर अंग्रेजों ने ये एक ऑब्जेक्टिव रखा था, वो ट्रू होता हुआ नजर भी आ रहा है हमें। तो दरअसल मामला ये है कि आप सब जानते हैं कि G20 लीडर्स समिट के लिए दुनिया के अलग अलग लीडर्स हमारे कंट्री में विजिट कर रहे हैं। बेसिकली G20 लीडर्स दे आर कमिंग, एंड ऋषि सुनाक भी इंडिया आने लगे हैं। और स्पेशल बात यह है कि आफ्टर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, उनकी इंडिया में ये पहली ट्रिप होने जा रही है। और इसी की साइडलाइंस के ऊपर वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस को भी ओवरलुक करेंगे। ओवरलुक नहीं, मतलब उसका भी थोड़ा सा चर्चा उस पर भी होगी, राइट। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अभी तक 12 राउंड्स हो चुके हैं नेगोशिएशंस के, एंड बहुत जल्द इसका फिर फाइनल वर्जन भी हमें देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली वो क्या होगा अभी उस पर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हाँ, इतनी क्लैरिटी है कि ऋषि सुनक ने क्लियरली कह दिया है कि इंडिया एक इंडिस्पेंसिबल पार्टनर है यूके का। इंडिया और यूके की आपस में बहुत ही एक गहरा संबंध है और इंडिस्पेंसिबल पार्टनर है कि बिना इंडिया के ट्रेड के यूके भी इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा एडवांस नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप हमारा बायलेटरल ट्रेड देखेंगे बिटवीन इंडिया एंड यूके, इट इज अबाउट $20.36 बिलियन अ ईयर। सो दिस मीन्स कि इंडिया की बड़ी ही क्रूशियल सिग्निफिकेंस है। बट यहां पर ऋषि सुनक कोशिश कर रहे हैं कि यूके की, इंग्लैंड की जो सर्विसेज सेक्टर है उसको कहीं ना कहीं एंट्री मिल जाए इंडिया की मार्केट में। क्योंकि आप सब जानते हैं कि इंडिया का सर्विस सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। यहां पर हम टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑलरेडी आत्मनिर्भर भी हैं, लेकिन हाँ, बहुत से दूसरे कंट्रीज हैं वो हमारी इस मार्केट में पेनिट्रेट करके कुछ फायदा लेना चाहते हैं और काफी ज्यादा सर्विसेज की डिमांड भी रहती है। तो इसमें इंग्लैंड का फायदा सोचते हुए इस ट्रेड डील को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसका पूरा बैकड्रॉप जो है वो यही है कि यूरोपियन यूनियन से जब ब्रिटेन ने एग्जिट ले लिया, जिसको ब्रेग्जिट के नाम से जाना जाता है, तो उसके बाद अलग अलग कंट्रीज के साथ 1-on-1 डील्स साइन कर रहा है यूके। एंड उसमें बेसिकली कोशिश यही की जा रही है कि यूके का इंटरेस्ट जो है वो सिक्योर हो सके। अब इस पूरे मामले को अगर हम थोड़ा गहराई से देखें, यहां पर बात सिर्फ यूके की नहीं है, हमें थोड़ा विस्तार से देखना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में और भी कई जगहें हैं जहां पर इंडियन लीडर्स इमर्ज हो रहे हैं। तो सवाल यहां पर यह बन रहा है कि क्या इंडियन ओरिजिन के इन लीडर्स के बनने से क्या इंडिया को फायदा हो रहा है या फिर हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। क्योंकि अभी हाल ही में आप देखोगे दुनिया के अलग अलग डेवलपमेंट्स, तो उसमें सिंगापुर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे, एंड एक बड़ा ही यूनिक इंसिडेंट हुआ जहां पर थर्मन शानमुगरत्नम को प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया है, ठीक है। एंड इसी तरह से विवेक रामास्वामी, जो अगले साल यूएस में होने वाले इलेक्शंस में भी रिपब्लिकन्स के एक बड़े ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माने जा रहे हैं। कमला हैरिस ऑलरेडी आपको पता है कि ये तो एक इंपॉर्टेंट पोजीशन यूएस में होल्ड करती ही है, एंड निकी हेली इवन शी इज होल्डिंग एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन यूएसए। ओवरऑल अगर हम इंडियन डायस्पोरा एज लीडर्स की बात करें पूरी दुनिया में, तो 200 इंडियन ओरिजिन के ऐसे लोग हैं जो 15 कंट्रीज में लीडरशिप पोजीशन पर हैं। और इन 15 कंट्रीज के ये 200 लोग जो बैठे हैं, इनमें से 60% लोग जो हैं उन्होंने कैबिनेट पद ऑक्यूपाई करके रखा है। यानी कि
किसी ना किसी रूप में मंत्री की तरह एक्ट करते हैं। सो दिस इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, डोंट यू थिंक? लेकिन नहीं, इसमें एक कैच है। वो कैच ये है कि भले ही इंडियंस प्रोलिफरेट कर रहे हैं, दुनिया की दूसरी जगहों पर भी फैल रहे हैं, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि वहां जाकर वो अपने उस देश के बारे में ज्यादा सोचेंगे इन कंपैरिजन टू इंडिया। नो डाउट इनके वहां मौजूद होने से एक कनेक्टिविटी डेफिनेटली मिलती है। एक ऐसा देश जो कि इंडिया के साथ हिस्टोरिकली आइसोलेटेड था, एक इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति के वहां पर मंत्री बनने से इंडिया के साथ उसके संबंध अच्छे हो सकते हैं, लेकिन यह चीज हमेशा होगी ऐसा जरूरी नहीं। लेट अस सी हाउ यूएस की इसमें एक एग्जांपल हम लेंगे। यूएस में विवेक रामास्वामी ने एकदम से राइज किया है रिपब्लिकन पार्टी में। रिसेंटली निकी हेली और इनके बीच में आपस में एक डिबेट भी हुई थी, क्योंकि वहां पर यही सिस्टम है कि जब भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चुनना होता है तो डिबेट करवाते हैं, उसके बाद पार्टी के मेंबर्स देखते हैं कि कौन सा कैंडिडेट ज्यादा कैपेबल है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का फेस बनने के लिए। तो वहां पर विवेक रामास्वामी का सपोर्ट बेस काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, राइट? लेकिन विवेक रामास्वामी एक कंजर्वेटिव है, यानी कि एक रूढ़वादी सोच रखते हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप भी रखते थे, और उन्होंने अमेरिका फर्स्ट नेशनलिज्म के एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडवोकेट भी हैं। उनके लिए अमेरिका ही हमेशा एक प्राथमिकता गेन करेगा। इसी के साथ साथ ट्रंप का इनका बहुत बड़ा सपोर्ट देना, एंटी वोकिज्म में विश्वास रखना। बेसिकली एंटी वोकिज्म का क्या मतलब होता है? सी, वोकिज्म है कि अवेयरनेस अबाउट द सोशल इनजस्टिस दैट इज हैपनिंग। फॉर एग्जांपल, अपार्थीड की प्रॉब्लम थी जहां पर अफ्रीकन अमेरिकन के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होती थी, तो उसकी अवेयरनेस रखते हुए अफ्रीकन अमेरिकन को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोशिश करना कि नहीं, इनका उत्पीड़न हुआ है, इन्हें कुछ एडवांटेज दी जाए, तो उसको कहते हैं वोकिज्म। एंटी वोकिज्म का मतलब होता है कि हमेशा यह मानकर ही चलना कि कोई भी अगर अफ्रीकन अमेरिकन व्यक्ति है, उसका तो शोषण ही हो रखा है, तो इसलिए उसको थोड़ी सांत्वना से हम देखेंगे। ये कहते हैं कि ये नहीं करना। कहीं ना कहीं ये इस मामले में थोड़े रिजिड है। कॉन्सिक्वेंटली एंटी रिजर्वेशन भी है, ये कि वहां पर कुछ माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन दी जाती है, उसके भी अगेंस्ट है, और एंटी माइग्रेशन भी डेफिनेटली है। इनकी ये विचारधारा कहीं ना कहीं एक सोच में डाल देती है बाकी पूरी दुनिया के लोगों को, क्योंकि अमेरिका में जो लीडरशिप आती है उसका इंपैक्ट बाकी दुनिया पर भी होता है। इसी के साथ साथ ट्रंप क्या जो सपोर्ट देते हैं ये ट्रंप को, और ट्रंप से भी काफी प्रभावित हैं। तो जिस तरह से ट्रंप ने अलायंसेस को अपोज किया, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से अमेरिका को वापस ले लिया ताकि अमेरिका को वो फंड्स ना देने पड़े उन्हें, एंड इंटरनेशनल रिलेशन में ट्रंप की ट्रांसैक्शनल अप्रोच के मतलब एक हाथ दे एक हाथ ले। यूजुअली अमेरिका अलग अलग कंट्रीज में इंटरवीन करता है और फंड्स यूज होते हैं, लेकिन ट्रंप ने बड़ा क्लियर कर दिया कि अगर डब्ल्यूएचओ को या किसी और संस्था को, चाहे वो यूनिसेफ हो, वहां पर अगर मैं फंड्स दे रहा हूं तो अमेरिका को उससे कुछ फायदा भी होना चाहिए, कुछ मुनाफा भी होना चाहिए। एक टिपिकल बिजनेसमैन वाली अप्रोच यहां पर थी, जो कि विवेक रामास्वामी में भी नजर आती है, राइट? सो यहां पर ये कॉज ऑफ कंसर्न है। और देखिए, यहां पर आप अगर साइनो रशियन एक्सेस की बात करेंगे तो यूक्रेन मामले में जो रामास्वामी के विचार हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। फॉर एग्जांपल, इनका मानना है कि चाइना और रशिया की जो अलायंस है ये सबसे बड़ा थ्रेट है यूएस के लिए, और अगर इनको प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा तो व्हाट ही विल डू, ये एक डील स्ट्राइक करेंगे व्लादिमीर पुतिन के साथ। उसमें यूक्रेन में ऑलरेडी एनेक्स टेरिटरीज को अलाउ कर दिया जाएगा कि हाँ जी पुतिन जी आप रख लीजिए, बदले में बीजिंग के साथ अपनी अलायंस तोड़ लीजिए। क्योंकि रामास्वामी का मानना है कि यूक्रेन का मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये रशिया और चाइना की अलायंस को तोड़ना है। ताइवान के मुद्दे में, जिसको हिस्टोरिकली अमेरिका हमेशा एक प्रोटेक्ट करता आ रहा है, चाइना लगातार उसकी एयर स्पेस को वायलेट करता है, बट अमेरिका की एक प्रोटेक्शन है जिसकी वजह से चाइना भी लिमिट क्रॉस करने से हिचकिचाता है। तो उसमें इन्होंने कहा है कि ताइवान को भी ये तब तक डिफेंड करेंगे जब तक कि इनका फर्स्ट टर्म व्हाइट हाउस में जो होगा वो खत्म होने वाला होगा, यानी कि 4 साल तक डिफेंड करेंगे। उसके बाद इनका कहना है कि मैं अमेरिका को आत्मनिर्भर बना लूंगा सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में, क्योंकि ताइवान में सेमीकंडक्टर्स, राइट, एंड यूएस ताइवान पर सेमीकंडक्टर्स के लिए डिपेंडेंट है। तो इनका कहना है कि यहां से सेमीकंडक्टर्स के लिए जब मैं आत्मनिर्भर बना लूंगा, ताइवान की तब जरूरत नहीं होगी, तो तभी तक मैं डिफेंड करना है, उसके बाद डिफेंड नहीं करना। ऑन टॉप ऑफ इट, यूएस ने हमेशा काफी सारे वेस्टर्न कंट्रीज को, इवन जो नेटो बना है, नेटो कैसे बना, नेटो का अस्तित्व क्यों है, बहुत से यूरोपियन कंट्रीज, उनको सोवियत रशिया से थ्रेट था। अब अपने आप को बचाने के लिए इनके पास ऑप्शन क्या थी कि अपने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ये डिफेंस में कर लें या फिर अपनी डिफेंस को आउटसोर्स कर दें, राइट? तो यहां पर इन्होंने मुनासिब समझा कि हम आउटसोर्स कर देते हैं, यूएस हमारी डिफेंस का ध्यान रखेगा, बदले में हमारा जो मैक्सिमम कैपिटल है दैट विल बी इन्वेस्टेड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बट रामास्वामी का कहना है कि मेरे जो एलाइज हैं, अब इनको रीजनल सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? इनको डिफेंस में अपने आप से ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
यूएस ठीक है हेल्प करेगा, इंक्लूडिंग कंट्रीज लाइक ताइवान, जिससे कि रशिया और चाइना की डोमिनेंस को वो काउंटर कर सकें, लेकिन हम सिर्फ मिलिट्री कैपेबिलिटीज बनाने में हेल्प करेंगे। जरा ध्यान से सुनिए, यूएस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसकी एम्यूनेशन इंडस्ट्री का इन इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन इट्स जीडीपी। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि जो एलाइज हैं वो रीजनल सिक्योरिटी का खुद ध्यान रखेंगे, डिफेंस में अपने आप इन्वेस्ट करेंगे, और एक बहुत बड़ा पोर्शन यूएस का जो है वो जो एम्यूनेशन इंडस्ट्री है वो यहां पर इनकी हेल्प करेगी। इनफैक्ट ये तो एक सीधा सीधा चैनल दिख रहा है एक्सपेंशन का, मुनाफे का, राइट। सो ये विचारधारा काफी खतरनाक है। इसी के साथ ये कह रहे हैं कि यूएस जो अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझता रहता है वो कम उलझेगा, अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के ऊपर अपनी डोमिनेंस का ध्यान रखेगा, और इलीगल माइग्रेशन के ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे। हमारी फोर्सेस इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए ज्यादा यूज की जाएगी। तो निकी हेली जो रिपब्लिकन पार्टी को ही बिलोंग करती हैं, इन्होंने भी कहा था कि इमेच्योर बातें थोड़ी ज्यादा कर रहे हैं एंड इनएक्सपीरियंस्ड है। एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल जो एक काफी पॉपुलर जर्नल है यूएस का, वहां पर भी इनका कहना है कि बेसिकली फॉरेन पॉलिसी में इनके जो विचार हैं काफी ज्यादा बोल्ड हैं बट रेकलेस भी हैं। एंड आई थिंक आप भी एग्री करेंगे कि यहाँ टू ग्रेट एक्सटेंट कंसर्न है। तो देखो दोस्तों, हमने पूरे मुद्दे को डिस्कस किया। इसमें हमने ऋषि सुनाक का जो स्टेटमेंट है इंडिया और यूके की फॉरेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, उसका कॉन्टेक्स्ट बनाते हुए वी अंडरस्टूड अ लार्जर पिक्चर। लार्जर पिक्चर क्या थी कि किस प्रकार से इंडियंस का दुनिया पे राज करना हमारे लिए एक तरफ गर्व की बात है, बट दूसरी तरफ कुछ कंसर्न्स भी हैं, और उसमें हमने बहुत ही डाटा और एक कंप्लीट एनालिसिस के साथ इस पॉइंट को समझा। तो ऐसे ही इश्यूज को अगर आप समझना चाहते हैं जो कि यूपीएससी में काफी जगह काम आते हैं, चाहे वो आपका एसए हो, जीएस1 हो, जीएस2 जहां पर इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक आता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे ही 360 डिग्री अप्रोच के साथ चीजों को समझें। तो अगर इस तरह से आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं इन अ वेल स्ट्रक्चर्ड एंड डिसिप्लिन्ड वे, स्टडी IQ आपके लिए लेके आया है वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर आईएएस एग्जाम। जहां पर एक बार आपने हमारे P2I कोर्स में एनरोल कर लिया तो प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक हर स्टेज की आपकी तैयारी करवाई जाएगी। आपकी शुरुआत एनसीईआरटी क्लासेस एंड बेसिक्स से होगी, ग्रेजुअली आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड किए जाएंगे। यही सब करते वक्त आपके वीकली टेस्ट भी होंगे, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, जिसपे आपको चेक करके आंसर को फीडबैक दिया जाएगा। ऑन टॉप ऑफ इट हमारे मेंटर्स लगातार आपसे बने रहेंगे ताकि एग्जाम की प्रिपरेशन के समय पर जब भी आपको कोई दिक्कत आए तो उसका समाधान भी हम आपको जरूर प्रोवाइड करें। इसी के साथ साथ ज्ञानवानी सेशंस होते हैं जिससे कि आपको मोटिवेशन मिलती है, एंड फिजिकल बुक्स ये हम आपके घर पर डिलीवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि बुक शॉप्स वाली फोटोसेट की दुकानों पर आपको लंबी लाइनों में इंतजार करना पड़ेगा। सो डोंट वेट, 11 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। टाइमली इसमें अगर आप एनरोल कर देंगे तो आपको बुक्स और आपको कोर्स जल्द से जल्द आप स्टार्ट कर पाएंगे। इसी के साथ हमने एक लॉन्ग टर्म बैच भी स्टार्ट किया है जो 2025 को टारगेट करता है। मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए इन दोनों बैचेस में CS लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारा 2024 बैच है, दिस इज 8 AM बैच, एंड जो 2025 बैच है ये हमारा शाम 6 बजे का बैच है, और इसकी क्लासेस 16 सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं। राइट, टेलीग्राम पर मुझसे जरूर कनेक्ट होइए, वहां पर मैं आपको PDF दे दूंगा जहां पर बेसिकली आप कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों बैचेस का, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन सिलेक्ट द वन जिसमें आपको रुचि है। जाने से पहले यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक सवाल है कि इंडियन डायस्पोरा अटेनिंग लीडरशिप पोजीशन इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इज बोथ अ बून एंड अ बेन फॉर इंडिया। एनालाइज करना है आपको इस स्टेटमेंट को, ठीक है। तो जब भी एनालाइज डायरेक्टिव आता है तो उसमें आपको एक आंसर को पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इकोनॉमिक स्फीयर, कॉर्पोरेट स्फीयर, पॉलिटिकल स्फीयर, किस तरह से ये लीडरशिप आ रही है, कैसे वो बून है, कैसे बेन है, इस प्रकार से आप आंसर स्ट्रक्चर करेंगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिएगा, एंड P2I स्टूडेंट्स आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स टू बी सबमिटेड। जल्दी आपको इस पे इवैल्यूएशन और फीडबैक भी मिलेगी। आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले मुद्दे के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।